हेलो डियर, वेलकम करता हूँ आप सभी को। जितने भी फर्स्ट ईयर के डियर स्टूडेंट हैं सबको स्वागत है। आज के वीडियो में दो प्रश्न लेकर आए हैं। दोनों प्रश्न काफ़ी खूबसूरत है। या तो लॉन्ग क्वेश्चन में या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए करते हैं शुरू। आपके सामने जो प्रश्न है देख सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, आज का फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रश्न है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में तीसरा पेपर होता है। ठीक है, तीसरा पेपर होता है फर्स्ट ईयर में। तो उसका दो प्रश्न लेकर आए हैं, हम लोग रिवीजन करेंगे बढ़िया से। चलिए देखते हैं। पहला पूछ रहा है, हॉस्पिटल अस्पताल का वर्गीकरण। अस्पताल क्या है, अस्पताल के परिभाषा दें और अस्पताल का वर्गीकरण करें और अस्पताल के कार्य बताएं। तो आपसे भी एग्जाम में 5 नंबर में या तो अस्पताल के कार्य पूछ लेगा या अस्पताल का वर्गीकरण पूछ लेगा। ठीक है, और टोटल पूछेगा तो 10 नंबर में। ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको अस्पताल के बारे में जानना होगा। तो अस्पताल क्या होता है? तो एक ऐसा जगह, एक ऐसा स्थान जहाँ पे मरीजों का ट्रीटमेंट किया जाता हो, जहाँ पे संपूर्ण देखभाल, संपूर्ण स्वास्थ्य सेवा जो है प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे पढ़ाई का भी, रिसर्च का भी काम होता है। ठीक है, वही अस्पताल होता है। समझ गए परिभाषा? अस्पताल एक संस्था है। अस्पताल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक संस्था है जहाँ बीमार व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया जाता है। जहाँ पे क्या होता है? बीमार व्यक्तियों का उपचार प्रदान किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि अस्पताल में अच्छे लोग जाकर इलाज करवाते हैं, अच्छे लोग भर्ती होते हैं, ऐसा होता है नहीं। इसीलिए रुग्ण व्यक्ति कहा गया है, यानी बीमार व्यक्ति। ठीक है, इनको उपचार प्रदान किया जाता है। साथ ही रोगों की रोकथाम से संबंधित गतिविधियां भी संचालित की जाती है। तो अस्पताल के बारे में जानिए कि अस्पताल एक संस्था की तरह काम करता है। ठीक है, जहाँ भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, जहाँ भी एक यूनिट बन जाता है तो संस्था की तरह हो जाता है। तो अस्पताल भी एक संस्था है जहाँ बीमार यानी रुग्ण व्यक्तियों को उपचार प्रदान किया जाता है, ट्रीटमेंट दिया जाता है बीमार व्यक्तियों को। साथ में वहाँ पे जैसे रोग जो भयानक रोग है उसको रोकथाम के लिए भी गतिविधियां संचालित की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें होता है। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त यानी इसमें ट्रेनिंग प्राप्त डॉक्टर होते हैं, नर्सिंग होती है, पैरामेडिकल होते स्टाफ होते हैं द्वारा तथा विभिन्न प्रकार के उपकरणों द्वारा रोगों का निदान व चिकित्सा की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जितने भी ट्रेनेड नर्स है, ट्रेनेड डॉक्टर है, ट्रेनेड पैरामेडिकल स्टाफ है, इन सब के द्वारा और साथ में विभिन्न उपकरणों के द्वारा रोगों का निदान व चिकित्सा, ट्रीटमेंट और डायग्नोसिस किया जाता है अस्पताल में ही। हॉस्पिटल शब्द जो है लैटिन भाषा हॉस्पिस से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है आराम करना, जिसका अर्थ होता है धर्मशाला। ठीक है, जहाँ पे लोग आते हैं, दिखाते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका अस्पताल के बारे में। क्या जान लिखिएगा कि अस्पताल एक संस्था है जहाँ पे रुग्ण व्यक्तियों का उपचार प्रदान किया जाता है, साथ में बीमारियों को रोकथाम से संबंधित गतिविधियां भी की जाती है। ठीक है, इसमें ट्रेनिंग डॉक्टर होते हैं, ट्रेनिंग नर्स, ट्रेनेड पैरामेडिकल स्टाफ और विभिन्न उपकरणों की सहायता से रोगों का निदान व चिकित्सीय सेवा दिया जाता है। हॉस्पिटल शब्द हॉस्पिस से लिया गया है, जिसका अर्थ है आराम करना। अब हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे रिसर्च के कार्य भी किए जाते हैं। वहाँ पे पढ़ाई, जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह होता है तो उसमें भी हॉस्पिटल होता है, लेकिन उसमें एक कॉलेज भी होता है जहाँ पे पढ़ाई होता है, रिसर्च का काम होता है। ठीक है, तो हॉस्पिटल में विभिन्न गतिविधियाँ किया जाता है और यही सब चीज़ जो है हॉस्पिटल होता है। तो ये चीज़ें समझ गए आप लोग। चलिए, यहाँ पे मैंने इसका इंग्लिश दे दिया है, जिनको इंग्लिश की ज़रूरत हो इंग्लिश में पढ़ लीजिएगा। ओके, अब आता है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि अस्पताल के कार्य के बताइए। ठीक है, तो अस्पताल के कुछ प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल, चलिए बताते हैं। ये तो आप नॉर्मल क्वेश्चन है, आप खुद से भी लिख सकते हैं कि अस्पताल के क्या कार्य है। देखिए, अस्पताल के कार्य है कि प्रिवेंशन फ्रॉम डिजीज, यह बीमारी से बचाने का कार्य करता है, बिल्कुल सही है। यह स्वास्थ्य के पुनर्स्थापना करता है, रिहेबिलिटेशन करता है, मतलब व्यक्ति को पुनः अपने जीवन में वापसी दिलाता है, अस्पताल स्वस्थ करवाता है। ठीक है, आगे है यहाँ पे स्वास्थ्य की उन्नति, प्रमोशन होता है हेल्थ का, हेल्थ में सुधार आता है। ठीक है, रोगों का इलाज व निदान करना, अस्पताल में अस्पताल का काम है कि रोगी जो है उसके रोगों का इलाज करना, उसका निदान करना, यानी डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट का काम भी होता है यहाँ पे। रोगी की देखभाल करना, केयर ऑफ पेशेंट, तो अब इसका काम है। अस्पताल का एक और काम है कि रोगी का देखभाल भी किया जाता है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। केयर ऑफ द इंजर्ड, यहाँ पे घायलों का भी देखभाल किया जाता है, बिल्कुल सही है। बाह्य रोगी सेवा, यहाँ पे ओपीडी भी सेवा भी चलता है। समझ रहे हैं बातें को, यहाँ पे ओपीडी भी सेवा चलता है। आगे है
आगे है 8वां है मेडिकल एवं नर्सिंग अनुसंधान करना। यहाँ पे रिसर्च का काम, नर्सिंग और मेडिकल सबका रिसर्च का भी काम चलता है, ठीक है। प्रोफेशनल लोगों को प्रशिक्षण देना, बड़े बड़े जहाँ अस्पताल होता है, छोटे क्लिनिक के तो मैं बात नहीं, छोटा जो होता है वो क्लिनिक हो जाता है, लेकिन जहाँ पे बेड अवस्थित होता है, जहाँ पे 2 4 5 6 बेड लगा हो कम से कम, वह अस्पताल में आता है। तो उस कंडीशन में वहाँ पे ट्रेनिंग का भी काम होता है। देखते होइएगा छोटे छोटे जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ट्रेनिंग भी दिया जाता है। बड़े में जाइएगा मेडिकल कॉलेज वगैरह में, तो वहाँ पे MBBS के पढ़ाई भी होता है, डॉक्टर सबको ट्रेनिंग इंटर्नशिप भी कराया जाता है, ठीक है। तो ये सब काम होता है आपके अस्पताल के। तो देखिए दिमाग को शांत रख के समझिएगा कि अस्पताल क्या है, अस्पताल में क्या काम होगा, तो खुद से भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी और मैंने 10 काम बताया, आप हॉस्पिटल के और भी काम को बता सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब प्रश्न आता है अस्पताल का वर्गीकरण। अस्पताल का वर्गीकरण कहने का मतलब है क्लासिफिकेशन ऑफ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल को किन किन आधार पर बांटा गया है, ठीक है। तो देखिए अस्पताल का वर्गीकरण अनेक प्रकार से आप कर सकते हैं। अब जो हॉस्पिटल है आप लोग देखते होइएगा कि किसी में जाते हैं तो 4 बेड रहता है, किसी में जाते हैं तो 20-30 बेड रहता है, किसी में जाते हैं तो 200 250, किसी में 100 बेड रहता है, किसी में 50 बेड रहता है, किसी में 300, किसी में 1000 बेड रहता है। तो उसी लगभग उसके बाद देखते होइएगा आप लोग कि कोई हॉस्पिटल स्पेशलिस्ट होता है, कोई सुपर स्पेशलिस्ट होता है, कोई मिक्स वाला होता है जहाँ पे सभी चीज़ का ट्रीटमेंट चलता है, ठीक है ना। और उसी प्रकार से आप लोग देखते होइएगा कि कितना हॉस्पिटल सरकारी के द्वारा चलता है, कितना सारा हॉस्पिटल है जो प्राइवेट से भी चलता है, और कितना सारा हॉस्पिटल है जो ट्रस्ट से चलता है, चैरिटी से, समझ गए। तो इसी आधार पर अलग अलग तरीके से हॉस्पिटल को बांटा गया है। मैं आपको हॉस्पिटल का वर्गीकरण बता रहा हूँ, ठीक है। पहला है अकॉर्डिंग टू द कैपेसिटी ऑफ बेड। पहला जो आधार है बांटने का वह पलंग यानी बेड की क्षमता के आधार पर। बेड की क्षमता के आधार कहने का मतलब है कि बेड के अनुसार कि कौन से अस्पताल में कितना बेड होगा तो हम उसको किस कैटेगरी के अस्पताल में रखेंगे। तो पहला बेड के आधार पर अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी ऑफ बेड। अब बेड के आधार पर जैसे ही होता है तो लार्ज हॉस्पिटल होता है। लार्ज हॉस्पिटल कहने का मतलब है कि बृहत हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जिसमें बेड की कैपेसिटी 300 से 1000 वाले हो, तो वैसे अस्पताल को हम लोग बृहत अस्पताल कहते हैं, लार्ज हॉस्पिटल कहते हैं। इन्हें A ग्रेड का अस्पताल भी कहा जाता है। तो जहाँ जहाँ अस्पताल में 300 इससे अधिक अगर आपको बेड मिलते हैं तो समझ जाइए कि यह A ग्रेड का अस्पताल होगा, यहाँ इसे लार्ज हॉस्पिटल का दर्जा प्राप्त होगा, ठीक है। बृहत ये बेड के आधार पर हो गया, ठीक है। और बेड के आधार पर ही तय किया जाता है कि कौन सा अस्पताल कितना बड़ा है, ठीक है। बिल्डिंग से तय नहीं किया जाता है। बिल्डिंग 20 को बना देगा और बेड कम रहेगा, तो बेड के आधार पर ही तय किया जाता है कि कौन सा अस्पताल कितना बड़ा है, ठीक है, देखने से नहीं। दूसरा है मध्य अस्पताल मीडियम साइज, क्योंकि जितना ज़्यादा बेड रहेगा उतना पेशेंट को लाभ मिलेगा, ठीक है ना। अगर 100 बेड है तो 100 पेशेंट को लाभ मिलेगा, ट्रीटमेंट होगा। कहीं पे 50 होगा तो 50 को ही लाभ मिलेगा। तो ये इससे तो ज़्यादा कैपेसिटी का ये ना हो गया, तो इसीलिए जो है बेड के अनुसार बांटा गया है। अब पहला है लार्ज हॉस्पिटल, तो दूसरा होगा मीडियम साइज का हॉस्पिटल। अब मीडियम साइज का हॉस्पिटल है तो यहाँ 300 से ज़्यादा होगा तो लार्ज हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 300 से कम और 100 के बीच में होगा तो वह मध्यम मध्यम जो है प्रकार का अस्पताल हो जाएगा। इन्हें B ग्रेड भी कहा जाता है, इन्हें B श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो जो मध्यम अस्पताल होगा उसमें बेडों की संख्या 100 से 300 होगा, इसीलिए इन्हें मध्यम में रखा गया है, ओके। चलिए तीसरा है आपका यहाँ पे लघु आकार, ठीक है। लघु आकार, लघु आकार कहने का मतलब है कि स्मॉल साइज का हॉस्पिटल। स्मॉल साइज का हॉस्पिटल वैसा हॉस्पिटल जिसमें 100 से कम पलंग होता है, 100 पलंगों से कम संख्या वाले अस्पताल लघु अस्पताल कहलाते हैं। इन्हें C ग्रेड अस्पताल भी कहा जाता है। तो बेड के कैपेसिटी, बेड के क्षमता के आधार पर अस्पताल बता दिए, लार्ज, मीडियम और स्मॉल, ठीक है। 300 से 1000, 100 से 300 और 100 से भी कम बता दिए। आगे चलिए, आगे है दूसरा है, यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा है यहाँ पे देख लीजिए पलंगों की शक्ति के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बेड स्ट्रेंथ। वहाँ पे था बेड कैपेसिटी के अनुसार, यहाँ पे है बेड स्ट्रेंथ यानी पलंगों की शक्ति के अनुसार, ठीक है। पहला है शिक्षा वाले अस्पताल, टीचिंग हॉस्पिटल। 500 पलंग से अधिक क्षमता वाले शिक्षा अस्पताल कहलाते हैं जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित होते हैं।
आपको पता होना चाहिए कि पलंगों की शक्ति के अनुसार जो है अलग अलग जो है आपको पलंगों के बेड स्ट्रेंथ के अनुसार भी अस्पताल को, वो तो हो गया संख्या के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे प्रॉपर बेड के स्ट्रेंथ पर ही बांटा जाता है अस्पताल को, ठीक है। वो तो हो गया, हम निर्धारण कर लिए कि हाँ 100 होगा तो इतना होगा, अगर 100-300 से ज़्यादा है तो इतना है, 100 से कम है तो इतना है, तो वो तो हम संख्या पर निर्धारण कर लेंगे कि लार्ज है, स्मॉल है, छोटा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ बेड के स्ट्रेंथ पर तय करना हो कि कौन सा अस्पताल किस कैटेगरी का है, तो उसके लिए हम लोग बेड स्ट्रेंथ चेक करते हैं। जैसे कोई भी मेडिकल कॉलेज होता है तो मेडिकल कॉलेज 500 या इससे अधिक बेड का होगा, तभी जाके उसको टीचिंग का दर्जा मिलता है, टीचिंग हॉस्पिटल का, जहाँ पे MBBS की पढ़ाई, PG की पढ़ाई, ये सब नर्सिंग का पढ़ाई ये सब किया जाता है। तो जितने भी मेडिकल कॉलेज होगा उसमें 500 से अधिक, 500 या इससे अधिक जो है बेड लगा रहता है। इस क्षमता वाले अस्पताल होते हैं जो मेडिकल कॉलेज से संबंधित होते हैं, तो इसे टीचिंग हॉस्पिटल हम लोग कहते हैं मेडिकल कॉलेज को भी, ठीक है, टीचिंग हॉस्पिटल, क्योंकि इसमें पढ़ाई भी होता है। दूसरा है जिला अस्पताल। अब बेड स्ट्रेंथ के आधार पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है 200 से 300 पलंगों की क्षमता वाले जिला अस्पताल कहलाते हैं, ठीक है। तो ये जो होता है 200 से 300 बेड वाले, इसे हम लोग जो है जिला अस्पताल कहते हैं, जो हम लोग को आता है कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट में जो क्या बोलते हैं सदर हॉस्पिटल होता है, वो वाला जिला अस्पताल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये सब कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी, बेड स्ट्रेंथ के तौर पर हम लोग बांट रहे हैं हॉस्पिटल को, ठीक है। तहसील अस्पताल, तहसील अस्पताल होता है, समझ गए, जो 50-100 से 200 पलंगों की क्षमता वाले अस्पताल तहसील अस्पताल कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जो CHC होता है, या 30 से 50 पलंगों की क्षमता वाला अस्पताल CHC अस्पताल होता है। PHC से नीचा होता है तो 6 से 10 पलंग की क्षमता वाले स्वास्थ्य केंद्र प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कहलाते हैं, जहाँ पे 4 से 6 बेड या 6 से 10 बेड हो सकते हैं। तो यह 5 जो है मैंने आपको बता दिया, शिक्षा अस्पताल, जिला अस्पताल, तहसील अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य जिला अस्पताल हो गया। उसके बाद होता है आपका यहाँ पे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ठीक है। उसके बाद आपका है प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र, मीन्स प्राइमरी हेल्थ केयर। तो ये मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ये हो गया आपका बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के अस्पताल बांटे गए हैं, ठीक है, कि इतना बेड होगा तो ये अस्पताल, इतना बेड होगा तो इतना बेड पर इतना ये अस्पताल, ठीक है। चलिए, और लार्ज और स्मॉल भी तय करना हो तो बेड के हिसाब से ही, और अगर कैटेगरी बांटना हो कि कौन सा अस्पताल कहाँ पर होगा कितने बेड का, तो वहाँ भी बेड स्ट्रेंथ से ही पता करेंगे, ठीक है। अब तीसरा आता है, पहला समझ गए बेड कैपेसिटी के हिसाब से, दूसरा समझ गए बेड स्ट्रेंथ मतलब बिस्तर के क्षमता के हिसाब से, पहला में हम लोग समझ गए, दूसरा हम लोग समझ गए बेड स्ट्रेंथ के हिसाब से, और अब तीसरा हम लोग समझ रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप, ऑनरशिप या कंट्रोल। ऑनरशिप या कंट्रोल कहने का मतलब है कि अस्पताल किनके अधीन में है, किनके द्वारा चल रहा है, क्या प्राइवेट सेक्टर में है या फिर सरकार के कंट्रोल में है या फिर ट्रस्ट के कंट्रोल में है, होता है ना। तो ऑनरशिप इसका कौन है या इसका कंट्रोल किसके हाथ में है, हम इस आधार पर भी अस्पताल को वर्गीकरण कर सकते हैं। पहला है चैरिटेबल। चैरिटेबल कहने का मतलब है कि यह ये नॉन प्रॉफिटेबल अस्पताल होते हैं, यह लोगों की सेवा के लिए चलाए जाते हैं जो समाज सेवी व दानदाताओं के नियंत्रण में होते हैं। अब ये जो चैरिटेबल हॉस्पिटल होते हैं, इसमें समझिए तो नॉन प्रॉफिटेबल होता है। ये जो अस्पताल बनाया जाता है ये लोगों को जन कल्याण के लिए बनाया जाता है, ये कोई प्रॉफिट के उद्देश्य से नहीं बनाया जाता। आप लोग देखते भी होइएगा बहुत सारे अस्पताल जहाँ पे फ्री ट्रीटमेंट, फ्री इलाज, फ्री दवाइयाँ दिया जाता है, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलता है, जिसमें नॉन प्रॉफिटेबल, इसमें ये नहीं रहता है कि हमको प्रॉफिट के लिए अस्पताल चलाना है, इसमें लोगों की सेवा के लिए जो है चलाए जाते हैं, जो विभिन्न प्रकार के समाज सेवी और दान जो देते हैं, लोगों के मदद करते हैं, उनके द्वारा यह नियंत्रण में चलते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
दूसरा है जनता व सरकारी अस्पताल। एक होता है पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर का अस्पताल। इन अस्पतालों का पूरा नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। पब्लिक और जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल होता है, इसे पब्लिक हॉस्पिटल या इसी को हम लोग सरकारी अस्पताल कहते हैं। जनता व सरकारी अस्पताल, इसका पूरा नियंत्रण सरकार के हाथ में होता है। जैसे आप लोग देखते हैं मेडिकल कॉलेज हो गया, PHC CHC हो गया, सदर हॉस्पिटल हो गया, ये सब सरकारी है, सरकार के हाथ में इसका नियंत्रण है। तीसरा है सामूहिक अस्पताल, कोऑपरेटिव या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। यह अस्पताल बड़े बड़े औद्योगिक घरानों के द्वारा चलाए जाते हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है। इन्हें व्यापारिक रूप से चलाया जाता है। वही चीज़ें हैं कोऑपरेटिव या नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल। नॉन गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहने का मतलब है कि यह सरकारी नहीं होता है। ये बड़े बड़े जो सोचते हैं कि हमको पैसा कमाना है तो वह अस्पताल खोलते हैं, और वो उनका मुख्य उद्देश्य पैसा कमाना होता है, प्राइवेट सेक्टर जिसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यह तीन जो है नियंत्रण के हिसाब से अस्पताल को बांट दिए, ठीक है। चलिए आगे है, चौथा है उद्देश्य की दृष्टि से। उद्देश्य की दृष्टि से कहने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स कहने का मतलब है कि उद्देश्य के आधार पर। अब उद्देश्य के आधार पर भी अलग अलग जो है आपके हॉस्पिटल को बांटे जाते हैं। उद्देश्य के आधार पर हॉस्पिटल को अलग अलग बांटा जाता है, ठीक है। पहला है शैक्षणिक व शोध के अस्पताल के उद्देश्य पर, ठीक है। अब मान गए अस्पताल खोलना है तो उद्देश्य के आधार पर भी खोल सकते हैं कि किसके लिए हम उस अस्पताल खोल रहे हैं। तो एक अस्पताल होता है जहाँ पे ट्रेनिंग कम रिसर्च हॉस्पिटल, ठीक है। अब ऐसा ऐसा अस्पताल होता है जहाँ पे टीचिंग का और रिसर्च दोनों का काम होता है, इसी उद्देश्य से खोला भी जाता है। तो इन अस्पतालों का मूल उद्देश्य शोध एवं अनुसंधान करना होता है, जिसमें औषधि निर्माण, दंत चिकित्सा आदि की शिक्षा दी जाती है। इनके साथ मेडिकल कॉलेज संलग्न होते हैं, ठीक है। तो जो टीचिंग और रिसर्च होता है, टीचिंग कम रिसर्च होता है, तो यहाँ पे इसका मूल इसीलिए खोला जाता है कि यहाँ पे पढ़ाई और रिसर्च दोनों पर जोर दिया जाए ऐसे अस्पताल में, ठीक है। आगे चलिए, दूसरा है सार्वजनिक हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल। जनरल हॉस्पिटल, इन अस्पतालों में सभी प्रकार के समान रोगों का इलाज किया जाता है। इसके द्वारा हर प्रकार के रोगों की सेवा प्रदान की जाती है। जनरल सेवा का मतलब होता है कि जो हर बीमारी का ट्रीटमेंट, हर एक बीमारी का सेवा प्रदान करता है। जनरल हॉस्पिटल जो जिसको कोई भी बीमारी का मन हो जाके दिखा सके, जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह, सदर हॉस्पिटल वगैरह, ये सब जनरल हॉस्पिटल होता है, ठीक है। तीसरा है विशेष अस्पताल, स्पेशलाइज अस्पताल। उद्देश्य के आधार पर स्पेशलाइज जो है आपके अस्पताल होते हैं। ऐसे अस्पताल में विशेष रोगों का इलाज किया जाता है, जैसे आँख का अस्पताल, टीबी का अस्पताल, ठीक है, कैंसर का अस्पताल। तो ये सब स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होता है जहाँ पे स्पेशल बीमारी का इलाज किया जाता है। और एक होता है जनरल, जहाँ पे जनरल बीमारियों का इलाज किया जाता है। स्पेशल हॉस्पिटल में स्पेशल बीमारी का ही इलाज किया जाता है, ठीक है। चौथा है आइसोलेशन हॉस्पिटल, पृथकता वाले अस्पताल, ठीक है। पृथकता वाले अस्पताल कहने का मतलब है कि ऐसे अस्पतालों में छूत के रोग व संक्रमण वाले रोगों के रोगियों को रखा जाता है, जिससे कि यह बीमारी किसी स्वस्थ को न हो सके, जैसे महामारी के रोग। तो आइसोलेशन हॉस्पिटल होता है जहाँ पे सिर्फ संक्रामक बीमारी वाले मरीजों को ही रखा जाता है, स्वस्थ मरीजों को नहीं रखा जाता है। तो ये हो गया उद्देश्य के आधार पर। उद्देश्य के आधार पर भी मैंने बता दिया, टीचिंग और रिसर्च वाला, ठीक है, स्पेशल, जनरल अस्पताल, समझ गए। उसके बाद आइसोलेशन और हॉस्पिटल, ओके। चलिए एंड आखिरी यहाँ पे बचता है पांचवा जो आधार है वह चिकित्सीय प्रणाली का आधार है, मतलब अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ मेडिसिन मतलब अब आप लोग देखते होइएगा कि आयुर्वेदिक अस्पताल होता है, एलोपैथिक अस्पताल होता है, ठीक है, यूनानी अस्पताल होता है। तो यह ट्रीटमेंट के हिसाब से, मेडिसिन के हिसाब से अलग अलग प्रणाली में बांटा गया है, ठीक है। पहला है एलोपैथिक हॉस्पिटल होता है, जो चलता है दवाई वगैरह, केमिकल वगैरह जो हम लोग ज़्यादातर यूज अभी एलोपैथिक ही कर रहे हैं, तो यह एलोपैथिक हॉस्पिटल होता है। एक हेम्योपैथिक अस्पताल होता है, ठीक है, एक आयुर्वेदिक अस्पताल होता है, एक यूनानी का अस्पताल होता है, एक योगा एंड नेचर केयर हॉस्पिटल होता है, ठीक है, योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। तो यह हो गया चिकित्सा प्रणाली के आधार पर कि किसमें कौन सा चिकित्सा प्रणाली अपनाया जाता है। तो आप लोग पढ़े हैं, यह सब चिकित्सा प्रणाली है। आयुष पढ़े हैं ना, एलोपैथिक, हेम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, योगा एंड नेचर केयर हॉस्पिटल, तो ये सब चीज़ें आपका हो गया। और 5 आधार पर मैंने आपको अस्पताल का वर्गीकरण बता दिया। आपको रिवीजन करना है तो बढ़िया से पढ़िए। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले, आप इंग्लिश में जो है ज़रूर इसको देख सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में कंप्लीट जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इंग्लिश में भी आप इसको जो है देख सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे घबराना नहीं है, टोटल के टोटल मैंने आपको इंग्लिश में दे रखा है, तो आपको अपने हिसाब से इंग्लिश में इसको कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। अगर आप पढ़ते हैं तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हैं तो क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई बचाने वाला भी आपको नहीं आएगा, ना घर भी मदद करेगा, घर कहेगा तुम इतना पैसा लेके बर्बाद किए, तुमको जॉब नहीं हो रहा, तुम बैठ गए। तो ऐसे सुनने से बढ़िया है कि पढ़ाई कीजिए तभी जॉब होगा, नहीं तो माय डियर आपको कोई जॉब नहीं दे सकता है, ये मैं गारंटी देता हूँ अगर नहीं पढ़िएगा तो, ठीक है। चलिए बाकी हम लोग फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मरीज के बिस्तर तैयार करने की परिभाषा, प्रकार, उद्देश्य व साधारण नियम क्या है। देखिए आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मरीज के बिस्तर तैयार करने की परिभाषा बताएं, इसके प्रकार बताएं, यानी बेड मेकिंग के बारे में पूछा जा सकता है, बेड मेकिंग के टाइप्स के बारे में पूछा जा सकता है, पर्पज के बारे में पूछा जा सकता है कि क्यों बेड मेकिंग बनाया जाता है, या फिर इसके प्रिंसिपल जो होता है बेड मेकिंग का नियम उसके बारे में पूछा जा सकता है। ओके चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देख लीजिए परिभाषा में कहता है बेड मेकिंग मरीज के बीमारी के अनुसार व सुविधा हेतु बिस्तर तैयार करने की एक तकनीक है। बेड मेकिंग क्या है, बीमार मरीजों को आराम दिलाने के लिए उसके सुविधा के अनुसार जो है बेड तैयार करने का एक तकनीक है, यही बेड मेकिंग होता है। समझ गए चीज़ों को। आगे है बिस्तर बीमार व्यक्तियों को, रुग्ण व्यक्तियों को आराम प्रदान करने व सही पोजीशन में लेटने हेतु तैयार किया जाता है। अब बेड जो होता है बीमार व्यक्तियों के आराम के लिए, ठीक है, उसे सही पोजीशन देने के लिए तैयार किया जाता है, ठीक है। नर्स की यह प्रमुख जिम्मेदारी है कि वह मरीज को साफ, रिंकल फ्री बेड और उपलब्ध कराए, ठीक है। तो नर्स का जिम्मेदारी होना चाहिए कि वह साफ, रिंकल फ्री बेड उपलब्ध कराए, ठीक है, मरीज को आरामदायक बेड उपलब्ध कराए, यह नर्स की जिम्मेदारी होती है। समझ गए चीज़ों को। तो ये चीज़ों को आपको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है। बेड के प्रकार, मरीज की कंडीशन के अनुसार विभिन्न बेड अलग अलग तैयार किए जाते हैं। देखिए नॉर्मली बेड तैयार करना एक ऐसा तकनीक है जिसमें बीमार व्यक्तियों को उसके अनुसार, बीमारी के अनुसार, उसके अकॉर्डिंग जो है, उसकी स्थिति के अनुसार बेड जो है तैयार किया जाता है, ठीक है। जैसे अलग अलग बीमारियों के लिए, अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग बेड तैयार किया जाता है, ठीक है। जो बीमारी को जो है एक ध्यान में रखते हुए, मरीज को ध्यान में रखते हुए कि मरीज को कैसे बेड कंफर्टेबल है, आरामदायक है, वैसा बेड तैयार करके दिया जाता है। और ये बेड तैयार करना, बेड मेकिंग एक टेक्निक है, चूँकि सबको बेड सब नहीं तैयारी कर सकता है, जिसको पता होगा वही अच्छे से बेड तैयारी कर सकता है कि फ्रैक्चर वाले के लिए कैसा बेड, कार्डियक वाले के लिए कैसा बेड। तो बेड तैयार करना भी एक तकनीक है, बेड मेकिंग भी, समझ गए। तो बेड मेकिंग चलिए मैं आपको आज बताता हूँ, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। और बेसिकली बेड तैयार रुग्ण व्यक्तियों, बीमार व्यक्तियों के ध्यान में रखते हुए उसके सुविधा, उसके आराम दिलाने के लिए बेड तैयार, बेड मेकिंग किया जाता है, ठीक है। और बेड मेकिंग क्या है, एक तकनीक है, ठीक है, जिसे बेड तैयार किया जाता है। ओके। और बेड तैयार करने में ध्यान रखना चाहिए नर्स को कि बेड तैयार करने में बिल्कुल साफ़ सुथरा सामान का प्रयोग करें और बिल्कुल सिलवट रहित हो, मतलब घर्षण रहित हो, रिंकल फ्री बेड हो, ऐसा बेड उपलब्ध कराए, ठीक है। अब बेड के प्रकार, मरीज के कंडीशन के अनुसार अलग अलग बेड तैयार किया। मरीज के कंडीशन कहने का मतलब है कि मरीज के स्थिति के अनुसार अलग अलग बेड जो है तैयारी किया जाता है, ठीक है। आगे चलिए, आपके सामने में है सिंपल बेड है। देखिए सिंपल बेड का मतलब होता है कि नॉर्मल बेड, अनऑक्युपाइड मतलब अभी खुला भरा हुआ नहीं है, ठीक है। एक होता है क्लोज बेड जिसे एडमिशन बेड कहते हैं, जहाँ पे क्लोज बेड होता है जो भर्ती पेशेंटों के लिए है, ठीक है। और एक होता है आपका ओपन बेड, खुला हुआ बेड कि कोई भी आएगा और उस पर भर्ती हो जाएगा, वह खुला हुआ बेड है, ठीक है, मतलब फ्री बेड है, ठीक है। क्लोज बेड है जो एडमिशन मतलब भर्ती हो गया है पेशेंट, उसके लिए यह बेड होता है, तो वह क्लोज बेड होगा। ओपन बेड होगा जो कि अभी अनऑक्युपाइड है, भरा हुआ नहीं है, कोई भी आएगा और वहाँ पे अपना क्या होगा, भर्ती हो जाएगा। तो सिंपल बेड में क्लोज और ओपन दो बेड आता है, ध्यान में दीजिएगा, ठीक है। आगे है ऑक्युपाइड बेड, ठीक है। अब अनऑक्युपाइड के बाद आता है ऑक्युपाइड बेड, यानी अभी भरा हुआ बेड, ठीक है, भरा हुआ बेड यानी जहाँ पे पेशेंट है। कार्डियक बेड होता है जो आपके हृदय वाले मरीजों, हार्ट वाले मरीजों के लिए, श्वसन वाले मरीजों के लिए, ठीक है। फाउलर्स बेड होता है जो वही हार्ट वाले, श्वसन वाले, इन मरीजों के लिए तैयार किया जाता है।
फ्रैक्चर बेड होता है जो हड्डी टूटा हुआ पेशेंट है, अस्थि भंग वाला, उसके लिए तैयार किया जाता है। ब्लैंकेट बेड होता है, ठीक है, आराम दिलाने के लिए ब्लैंकेट बेड तैयार किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है ऑपरेशन बेड, इसी को सर्जिकल बेड भी कहते हैं, जहाँ पे सर्जरी के बाद जो है पेशेंट को रखा जाता है। तो ये हो गया ऑपरेशन बेड, तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और भी सारे आप बेड के नाम लिख सकते हैं, ठीक है, बाकी इतना बेड आपको लिख दीजिएगा। ये सारा बेड है, बेड का नाम है सिंपल बेड। सिंपल बेड में ही दोनों है, क्लोज बेड, ओपन बेड, ठीक है। ऑक्युपाइड बेड है, कार्डियक बेड है, फाउलर्स बेड है, फ्रैक्चर बेड है, ब्लैंकेट बेड है, ठीक है, और ऑपरेशन बेड है, ठीक है। और बर्न पेशेंट के लिए भी एक बेड आता है, समझ गए। चलिए, अब इस बेड बनाने का, बेड मेकिंग करने का पीछे का क्या उद्देश्य है। तो बेड मेकिंग करने का उद्देश्य निम्नलिखित है, देख लीजिए। पर्पज ऑफ बेड मेकिंग, ठीक है। तो बेड मेकिंग, बिस्तर बनाने का उद्देश्य क्या हो सकता है। कॉमन सिप का है, इसको खुद सोच के भी लिख सकते हैं कि बेड मेकिंग क्यों किया जाता है। तो मरीज को आराम, नींद प्रदान करने हेतु इस उद्देश्य से बेड तैयार किया जाता है, ताकि मरीज को आराम दिलाया जाए, आराम नींद दिलाया जाए, ठीक है। मरीज को शारीरिक सुरक्षा, अच्छा बेड होगा तो उससे सुरक्षा भी मिलेगा, ठीक है ना। वार्ड को नीट अपीयरेंस हेतु, व्यवस्थित रखने हेतु, बेड को हम सुव्यवस्थित रखेंगे, अच्छे से बना के रखेंगे तो व्यवस्थित लगेगा वार्ड दिखने में, ठीक है। अगर उधरा पुधरा बेड होगा तो गड़बड़ लगेगा दिखने में। मरीज को फ्रेश महसूस कराने में, और अगर आप अच्छा बेड तैयार करके मरीज को दीजिएगा, मरीज आराम करेगा, आरामदायक लगेगा, तो वह अपने आप को फ्रेश महसूस करेगा, ठीक है। नर्स मरीज संबंधों को मजबूती है, तो नर्स और मरीज के बीच में जो संबंध है उसको मजबूती करने के लिए भी जो है यह पे है, समझ गए। और ये सारा चीज़ें हैं, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और आगे है मरीज को सही बॉडी अलाइनमेंट में लिटाने हेतु, मतलब बॉडी को सही स्थिति में लिटाने हेतु, मरीज में जटिलताओं की रोकथाम करने हेतु। तो यही सब बेड मेकिंग का कुछ उद्देश्य है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, एक बार और देख लीजिए। बेड मेकिंग का उद्देश्य इसीलिए है, उद्देश्य मतलब इसीलिए होता है, बेड मेकिंग के क्यों बनाया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है। तो मरीज को आराम व नींद प्रदान करने हेतु, शारीरिक सुरक्षा देने हेतु, वार्ड को नीट क्लीन रखने हेतु, मरीज को फ्रेश महसूस कराने हेतु, मरीज और नर्स के बीच संबंध मजबूत करने हेतु, मरीज को सही बॉडी में लिटाने हेतु, मरीज में जटिलताओं की रोकथाम करने हेतु, ठीक है, समझ गए। आगे चलिए, अब आता है बेड मेकिंग का सामान्य नियम, प्रिंसिपल ऑफ बेड मेकिंग। बेड मेकिंग का सामान्य नियम क्या होता है। कुछ ऐसे बातें हैं, कुछ ऐसे नियम है, सिद्धांत है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए बेड मेकिंग करते समय, बेड बनाते समय, ठीक है, तैयार करते समय। तो देख लीजिए, बेड तैयार करने का सही तरीका इस प्रकार होना चाहिए कि ऊर्जा व समय की बचत हो। पहला नियम या सिद्धांत यही कहता है, आप नर्स हैं, आप बेड मेकिंग करने जा रहे हैं, तो आपको बेड मेकिंग करने में क्या होना चाहिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, बेड मेकिंग में आपको क्या होना चाहिए कि समय व ऊर्जा का बचत होना चाहिए, ठीक है। ऐसा जो है आपको तैयारी करना चाहिए बेड मेकिंग का कि ऊर्जा और समय दोनों का बचत हो। ऐसा नहीं हो कि एक एक घंटा में एक एक बेड लगाते रहे। बेड मेकिंग के दौरान सही बॉडी मैकेनिज्म मूवमेंट का प्रयोग करें। अब ऐसा ना है कि चारों साइड से हम घूम घूम के बेड लगाएंगे। अपने बॉडी को मूवमेंट का, मैकेनिकल मूवमेंट का प्रयोग करें कि एक जगह खड़ा होकर हम एक साइड का पूरा काम कर ले, ये मूवमेंट होता है, ठीक है। बेड मेकिंग से पहले सभी आवश्यक वस्तुएं बेड साइड में एकत्रित करें। अब बेड मेकिंग से पहले होता यह है कि बेड मेकिंग से पहले आपको जो है सभी जितने भी बेड बनाने में उपयोग होने वाले सामान हैं सबको एकत्रित कर ले एक साइड, ठीक है, ताकि फिर से हमें जो है वापस से सामान लाना नहीं जाना पड़े, ठीक है। सही समय अंतराल प्रतिदिन बेड शीट बदलाव करें। सही समय पर प्रतिदिन या जो रूटीन हो अस्पताल का उस हिसाब से बेड को बदलते रहें, ठीक है। बेड मेकिंग के बाद नीट क्लीन एवं फिनिश्ड अपीयरेंस होनी चाहिए। बेड मेकिंग आप बना चुके हैं तो वार्ड आपका एकदम व्यवस्थित लगना चाहिए, एकदम नीट क्लीन और अपीयरेंस लगना चाहिए, उधरा पुधरा हुआ नहीं लगना चाहिए। बेड मेकिंग के दौरान क्रॉस इन्फेक्शन का रिस्क की कम करें। बेड मेकिंग के दौरान एक से दूसरे में जो इन्फेक्शन होता है उस इन्फेक्शन को, क्रॉस इन्फेक्शन को रोकने का कम करें, रिस्क को कम करें, ठीक है। उसके बाद है वार्ड के सभी बेडशीट का रंग पैटर्न एक समान होना चाहिए फॉर यूनिफॉर्म अपीयरेंस। अब जो आप बेड बना रहे हैं उस पर जो आप लगाएंगे बेडशीट लगाएंगे चादर, उसमें जो रंग पैटर्न होना चाहिए, जो कलर होना चाहिए वह एक यूनिफॉर्म में होनी चाहिए, सभी का एक जैसे होना चाहिए, ठीक है। ऑक्युपाइड बेड में बेडशीट बदलने के दौरान मरीजों को बेड से हेतु एक्सेस करें, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, तो आप ये समझ गए।
जो भरा हुआ बेड होता है, जो बेड ऑक्यूपाइड है, जिस पर मरीज पड़ा हुआ है, मरीज उस पर है, तो ऐसी स्थिति में वैसे बेड शीट को बदलने के लिए मरीज को बेड से हेतु एक्सेस करें। अब देखते होइएगा कितना बेड से मरीज उतरता ही नहीं है, उस चल फिर नहीं पाता, तो बेड पर ही पड़ा हुआ होता है, वो ऑक्यूपाइड बेड होता है। तो ऐसे में होता यह है कि वैसे मरीजों को बेड शीट का चादर बदलना हो, मरीजों को बेड शोर से बचाना हो, तो उसे एक्सेस करना चाहिए। ठीक है, सोए सोए जो है बिस्तर को बदल देना चाहिए। बेड मेकिंग के बाद मरीज के बेड का स्तर नीचा रखें। बेड मेकिंग के कराने के बाद जो बेड का स्तर हो वह नीचा रखें। क्यों नीचा रखें? क्योंकि आप समझिए कि नीचा नहीं रखिएगा, मरीज को उतरने में चढ़ने में दिक्कत होगा, पेशेंट गिर भी सकता है बेड से। ठीक है, इसके लिए बेड मेकिंग के दौरान जो है स्वाइलेट लाइनेड व क्लीन लाइनेड को एक दूसरे से अलग रखें। ठीक है, और बेड मेकिंग के दौरान जो स्वाइलेट लाइन है और जो क्लीनेट लाइन है इनको अलग रखें एक दूसरे से। एक्यूपाइड बेड मेकिंग के दौरान मरीज की सुरक्षा है तो अन्य स्टाफ की मदद लें। अगर जिस बेड पर मरीज अभी है उसे एक्यूपाइड बेड कहते हैं, और ऑक्यूपाइड बेड वाला जो मरीज होता है वह चल फिर नहीं कर पाता है, वो बेड पे ही पड़ा होता है, इसीलिए जो है इसे ऑक्यूपाइड यानी भरा हुआ बेड कहते हैं कि मरीज उस पर अभी है। ऐसे कंडीशन में ऑक्यूपाइड बेड वाले मरीज को अगर ऑक्यूपाइड बेड मेकिंग करना हो तो ऐसी स्थिति में मरीज बेड पर है तो उसके लिए आपको एक दूसरे स्टाफ का हेल्प लेना पड़ेगा कि वह मरीज को भी देखभाल करेगा और आप बेड जो है लगा भी देंगे। ठीक है, तो ऑक्यूपाइड बेड के लिए अन्य स्टाफों की मदद लेंगे। ठीक है ना, तो ये हो गया बेड मेकिंग का नियम। इस नियम को ध्यान में रखते हुए आपको बेड मेकिंग करना है। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अब जो इंग्लिश के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखा है, उनको कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला है। ठीक है, हिंदी हो चाहे इंग्लिश, सभी के लिए आपको ज़बरदस्त यहाँ पे दिया गया है। आप अपने से तैयारी कर लीजिए बढ़िया से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, बाकी हम आपको आगे मिलेंगे, अपना आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।